हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 3 एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। तो चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लास्ट क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। इसको थ्योरी में से लिखना कि it states that the change in kinetic energy of a body, change in kinetic energy of a body is the work done by the net force on the body। यानी सारे फोर्स से उनका वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीजें अपन पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते अपन, मैंने आपको वर्क के बारे में आइडिया दे रखा है। वर्क होता क्या है? वर्क होता क्या? वर्क होता क्या है? डब्ल्यू स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जूल होती है, इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, ये सब चीजें आप जानते हो। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, दिस इज बेसिकली वर्क। फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क ऐसे होता है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन ऐसे होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। क्या समझ में आया, नहीं आया? यस और नो। यहां पे फोर्स कैसा होगा? वेरिएबल फोर्स होगा, मतलब फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा। क्या समझ में आया, नहीं आया? बोला यस। और एक और चीज बताई थी कि ग्राफ होगा अगर एफ और एक्स का, फोर्स और एक्स का ग्राफ होगा, कोई फोर्स और एक्स का कोई ग्राफ होगा, तो उसके नीचे वाला एरिया क्या देगा आपको? वर्क डन। क्या देगा? वर्क डन। एक और चीज बताई थी एग्जांपल के थ्रू कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा देखे, ऐसा नेगेटिव में ग्राफ हो, तो ये वाला चीज नेगेटिव वर्क डन होगा। ये वाला चीज क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, जीरो वर्क डन हो सकता है। ये चीज अपन डिस्कस कर चुके थे। अगला अपना मेन पॉइंट था काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी को कैसे डिफाइन की जाती है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 into m into v square, where v is what? स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या? स्पीड ऑफ द बॉडी। और ये था क्या? मास ऑफ द बॉडी। क्या था? मास ऑफ द बॉडी। गुड, ये चीज दिमाग में रखना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसकी खास बात सुनो, काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से एनर्जी है, इसकी यूनिट भी जूल होती है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। और बताओ, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक चीज, खतरनाक चीज, कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें दिमाग में रखना। उसके बाद अपन धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे, क्योंकि एनर्जी दो टाइप की बताई थी, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट इजी बना दूंगा। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे फिजिक्स उतनी आसान बनती जाएगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपके पास ये ग्राउंड है, सरफेस, और यहां पे m मास है। कितना मास है? m मास है। मैंने क्या किया, इस m मास को यहां से मैं सीधा h हाइट तक, कितनी हाइट तक? h हाइट तक ऊपर ले गया। इस m मास को मैंने, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज व्हाट? इनिशियल पोजीशन। सवाल लिख लेना, मजा आएगा। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। यहां से मैं कहां ले गया? इसको फाइनल पोजीशन पे ले गया, यहां पे। दिस इज द फाइनल पोजीशन। गुड, फाइनल पोजीशन। इसको मैं पहला रास्ता की सीधा सीधा ऊपर ले गया। इस ब्लॉक को मैंने उठाया और सीधा ऊपर ले गया। यहां से पकड़ के मैं सीधा यहां लेके चला गया। एम मास का ब्लॉक फाइनली यहां पहुंच गया। दिस इज द फाइनल पोजीशन। गुड, पहला रास्ता ये था। दूसरा पाथ क्या था? पहला पाथ ये था। दूसरा पाथ मैं इसको ऐसे ले गया, ऐसे करके ऐसे ले गया, ऐसे। लाइट से ये सर्कुलर ट्रैक जैसा दिख रहा था, और इसकी रेडियस r थी। इसकी रेडियस कितनी थी? r थी। ऐसे समझो, इसकी रेडियस वेडियस छोड़ो, ऐसा कुछ था, ऐसा ले गया। दिस इज द सेकेंड पार्ट। समझने की कोशिश करना,
मैं कुछ तुम्हें चीजें समझा रहा हूं, मजा आएगा ये चीज समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं यहां से इसको कितना ले गया h हाइट तक, कितनी हाइट तक h हाइट तक, और दूसरे केस में मैं इसको घुमा फिरा के ले गया। मेरा सवाल समझना कि ग्राउंड से एक m मास के ब्लॉक को एक तो मैं सीधा ले गया फाइनल पोजीशन पे, अगर मैं इस रास्ते नहीं ले जाता तो मेरे पास दूसरा रास्ता था कि इसको मैं घुमा के ऐसे ले जाके वापस उसे फाइनल पोजीशन में रखता। दोनों केस में मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट, सवाल है कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी इन टू केसेस, इन टू केसेस, केसेस फर्स्ट एंड सेकेंड, टू केस में वर्क डन निकालना है, पहला ये वाला केस और दूसरा ये वाला केस। चलो शुरुआत करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो ये हाइट है वो बहुत कम है, यानी कि जी चेंज नहीं होगा, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg। सोचो फोर्स किधर लगेगा, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg लगेगा। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? लाइट से ब्लॉक यहाँ पे था तो फोर्स नीचे की तरफ mg, फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड। सोचो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगी, अरे यार, या फिर ऐसे बोल दूं कि mg नीचे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, तो mgd cos 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए वर्क डन आ गया mg into h, क्योंकि d की वैल्यू किसके इक्वल है h हाइट तक। बेसिकली आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया mg minus mgh। बच्चों बोला ओके सर, दिस इज द केस फर्स्ट, दिस इज द केस फर्स्ट। केस सेकंड में, केस सेकंड में या पाथ सेकंड के लिए, पाथ सेकंड के लिए, केस की बजाय पाथ सेकंड पाथ के लिए, फर्स्ट पाथ कौन सा था, पाथ 1, और ये क्या हो रहा है भाई, पाथ 1 पागल हो गया मास्टर क्या, पाथ 1 एंड पाथ 2, पाथ 2 कौन सा है, ये वाला। इसमें एक चीज नोटिस करना अच्छे से कि आप इस ब्लॉक को यहां से ऊपर ले गए, mg ऑलवेज हर पॉइंट पे mg नीचे लगेगा। बच्चे ने बोला यस सर। आप यहां जाओ तो भी mg नीचे लगेगा, बोला यस सर। मैंने बोला कि हर पॉइंट पे mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सोचो यहां से यहां तक गया, डिस्प्लेसमेंट तो h के इक्वल हुआ ना, भले तो कोई भी रास्ते से जा डिस्प्लेसमेंट h के इक्वल हो रहा है, मतलब mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, मतलब सेकंड केस में भी वर्क डन माइनस mgh आया। बच्चे बोले ये क्या बात हुई सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय mg कितना आया, माइनस mgh। अच्छा, अगर कोई तीसरा पाथ होता, रैंडम पाथ, ऐसे 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 और वापस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहती, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओहो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली अपने को कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हर केस में सेम रखो तो वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है। ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स को कैसा फोर्स कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फटाफट फटाफट लिख लो। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला इस एग्जांपल का, मेन मोटो था कि तुम्हें समझाना था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो लिखो कंजर्वेटिव फोर्स। यहां दो तरीके के फोर्स डिफाइन किए गए, दो तरीके के फोर्स। कितने तरीके के, दो तरीके के फोर्स। पहला कंजर्वेटिव फोर्स, पहला कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी डेफिनेशन लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो लिखो इफ work done by a force is independent of path, is independent of path। फटाफट लिख लो कि if work done by a force is independent of path and only depends on initial position and final position, initial position and final position, initial position and final position, initial position and
final position. Then force is known as conservative force. known as कंजर्वेटिव फोर्स. कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव का मतलब समझ में आया? फटाफट देखो ये चीज, देखो फटाफट देखो कि अगर फोर्स का पाथ इनडिपेंडेंट मतलब वर्क डन है, वो वर्क डन उस फोर्स का पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इसका क्या मीनिंग निकला? इसका साफ मीनिंग निकला कि वो फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता. अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं? तो एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. एग्जांपल्स क्या हो रहा है भाई? आज क्या हो गया मेरे को, है ना? एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरा है स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स पढ़े थे ना, F = kx. स्प्रिंग फोर्स. तीसरा है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. अगला है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 12th में पढ़ोगे. ये वाला फोर्स 12th में पढ़ोगे. कहां पे पढ़ोगे? 12th में. ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में, स्प्रिंग फोर्स 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12th में. अभी छोड़ दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, अभी छोड़ दो. अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है. सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे. यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो वर्क डन सेम होगा. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी तो वर्क डन क्या होगा? सेम होगा. अगला फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अगला फोर्स कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं कि लाइट से आपके पास एक टेबल है. लाइट से आपके पास एक क्या है? टेबल. ये टेबल है. इस टेबल पे कौन से टेबल पे? इस टेबल पे मैंने क्या किया कि एक ब्लॉक था. उस ब्लॉक को m मास का ब्लॉक. कितने मास का ब्लॉक? m मास. थोड़ा बड़ा बनाओ आपको विजिबल हो. m मास का ब्लॉक है. m मास का ब्लॉक इस पे प्लेस किया हुआ है. अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को x डायरेक्शन में चलाया 3 मीटर. x डायरेक्शन में कितना चलाया? 3 मीटर. उसके बाद मैंने इसको y डायरेक्शन में चलाया 4 मीटर. y डायरेक्शन में कितना मीटर चलाया? 4 मीटर. समझने की कोशिश करना, x डायरेक्शन में 3 मीटर, y डायरेक्शन में 4 मीटर. कई बच्चे सोच रहे 3 और 4 इक्वल दिख रहा है. दिखने में इक्वल दिख रहा है, बाकी ये 3 है और ये कितना है? 4 है. और यहाँ का टेबल का म्यू कितना गिवन है? म्यू 0.5 गिवन है. टेबल का फ्रिक्शन कितना गिवन है? 0.5. आपने क्या किया? दिस इज इनिशियल पोजीशन. सवाल समझना, मजा आएगा. और दिस इज द फाइनल पोजीशन, डेस्टिनेशन. दिस इज द फाइनल पोजीशन. आपने पहले 3 मीटर x में ले गए, फिर 4 मीटर y में ले गए. दिस इज पाथ 1. और दूसरा केस कि आपने सीधा यहां से यहां पे ले गए, सीधा यहां से यहां पे ले गए. सोचो, सीधा आपने इस ब्लॉक को सीधा घसीटते हुए यहां ले गए. दिस इज पाथ 2. तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट वर्क डन इन 2 केसेस. कैलकुलेट वर्क डन in 2 cases. Work done by friction. Calculate work done by friction. Calculate work done by friction in 2 cases. देखना मजा आएगा. वर्क डन कैलकुलेट करना. अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है. इस टेबल का फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू गिवन है 0.5. म्यू कितना गिवन है? 0.5. ये मास है 2 kg. इंफॉर्मेशन देख लो, मास कितना है? 2 kg. तो आपको वर्क डन पहले पाथ 1 के लिए कैलकुलेट करना है. वर्क डन फॉर पाथ 1. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर पाथ 1. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर पाथ 1 या वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर पाथ 1 कितना होगा? समझो कि यहां पे ब्लॉक है. ब्लॉक को मैं आगे ले जाऊंगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा. ब्लॉक को मैंने अगर आगे घसीट के ले गया
तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा नहीं लगेगा? बोला यस। सोचो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू सर औकात के बराबर होगी, क्योंकि इसको मैं आगे घसीट के ले जा रहा हूं, फ्रिक्शन चाहेगा कि इसका अपोज हो, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा। ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू कितना 0.5 यानी कि 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, एम कितना 2 kg यानी कि 2 इंटू जी कितना 10 ले लो, कितना ले लो 10, 2 से 2 गया, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन। अब कॉमन सेंस से समझना कि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। इसका मतलब वर्क डन इन फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? माइनस म्यू एम जी, यानी कि 10, फ्रिक्शन कितना है 10, तो माइनस 10 इंटू ये कितना चला डिस्प्लेसमेंट 3, माइनस 10 इंटू 3 प्लस यहां से ऊपर जा रहा हूं इस टेबल पे ऐसे 4 मीटर ऐसे जा रहा हूं, तो 4 मीटर ऐसे जाऊंगा तो अभी भी फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ना, क्योंकि इस ब्लॉक को घसीट दो, पहले ऐसे लेगा फिर ऐसे लेके, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? टेबल पे समझो, टेबल पे ऐसे पहले मैं 3 मीटर ऐसे लेके फिर 4 मीटर ऐसे लेके, ये टेबल समझ में आ रही? समझो दिस इज टेबल, उस पर मैंने 3 मीटर ऐसे ले गया फिर 4 मीटर ऐसे ले गया, तो 4 मीटर में भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बच्चे ने बोला यस सर, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा 10 न्यूटन के इक्वल, तो माइनस 10 इंटू 4, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री इसलिए माइनस आ गया, 30 माइनस 40 माइनस 70 जूल। कितना वर्क डन आ गया फर्स्ट पाथ के लिए? माइनस 70 जूल। बच्चे ने बोला ओके, केस सेकंड के लिए वर्क डन कैलकुलेट करो, फटाफट 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 यहां करता हूं। वर्क डन फॉर सेकंड केस के लिए क्या होगा? आप यहां से यहां तक ले गए, कितना चलना पड़ा? 5 मीटर। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस 3 दिस 4 और ये 90 डिग्री गिवन है, तो दिस इज द 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। देखो इस पे भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, सिचुएशन देखना, मैं पहले ऐसे ले गया था ब्लॉक को, फिर ऐसे ले गया, अब की बार मैं यहां से सीधा ऐसे ले गया, तो ये 3 ये 4 तो ये 5, पाइथागोरस याद है ना? बच्चे ने बोला यस, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस 10 इंटू 5, कितना आ गया? माइनस 50 जूल। ओहो सर, वर्क डन तो अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे माइनस 70 था, इधर माइनस 50 है, कहने का मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। सर वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डन डिपेंड कर रहा है पाथ पे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फटाक से एग्जांपल लिख लो और लाइन लिख लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ए फोर्स whose work done is depends on path. A force whose work done depends on path is known as non-conservative force. कैसा फोर्स? non-conservative force. लिख लो non-conservative force. non-conservative force. A force whose work done depends on path. This type of force is known as non-conservative force. कैसा फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। गुड, लिख लो डेफिनेशन, एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स क्या होंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का? फ्रिक्शन फोर्स। कैसा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। अगला आता है विस्कस फोर्स, वो भी फ्रिक्शन जैसा होता है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। अब पानी में अगर बॉल छोड़ दो वो नीचे जाती है तो ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगता है, वो 11th में डिस्कस करोगे, लास्ट में करोगे, इसलिए अभी रहने दो। बस ये समझो कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ चेंज करने पर वर्क डन चेंज हो जाएगा, यानी कि पाथ पर डिपेंड करता हो। अच्छा, आगे बढ़ते, एक और सवाल लिखवाता हूं, एक लाइन लिखवाता हूं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अगर मैं एक कंप्लीट लूप लूं, समझ,
कि ये वाला सवाल समझना कि m मास का ब्लॉक है, इसको मैंने घुमा फिरा के वापस यहीं ले आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन 0 होगा, वर्क डन क्या होगा 0 होगा। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कौन से फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी तो वर्क डन किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। किसके लिए 0 के इक्वल होगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कैसा फोर्स के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन क्लोज लूप वर्क डन इक्वल टू 0, इन क्लोज लूप वर्क डन इक्वल टू 0। तो ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो। आगे बढ़ते हैं, अपन डिफाइन करते पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल से क्या समझ में आया तुम्हें, अगली हेडिंग डाल दो। एनर्जी दो टाइप की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। पहली पढ़ चुके काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगली पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दो पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पीई। कौन सी एनर्जी, पीई। इसको बेसिकली मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं, आपकी किताब में इसको वी से रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन मैं इसको यू से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो समझना मेरी बात है, पोटेंशियल एनर्जी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से रिप्रेजेंट करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये ख्याल कहां से आया कि अगर मैं किसी पत्थर को इतना ऊपर ले जाऊं और छोड़ दूं तो वो नीचे क्यों आया, बिकॉज ऑफ इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी आई। मान लो ये मेरा हार्ड टेबल समझो, मैंने इस बॉल को या फिर इस मार्कर को ऊपर उठाया, समझो इस मार्कर को मैं ऊपर उठा के यहां तक ले गया, तो मैंने उठा के ले गया मतलब मैंने इसमें कुछ न कुछ एनर्जी स्टोर करवा दी। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। अरे यार, यानी कि इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका खुद का पोटेंशियल होगा कि मैं नीचे जाऊंगा। कुछ समझ में आया नहीं आया, यस और नो। फिर से समझो कि खुद के अंदर का पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टोर्ड एनर्जी। कैसे एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तुम्हारे पहला दिमाग में ख्याल आना चाहिए, स्टोर्ड एनर्जी। कैसी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, खुद के अंदर रहती है। फिर एक और एग्जांपल समझो कि अगर आपने कभी स्प्रिंग को एक साइड से पकड़ना, स्प्रिंग को एक साइड से टाई कर देना, और इस स्प्रिंग के एंड को आप खींच के छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको खींचा, इसके अंदर पोटेंशियल भरा, इसके अंदर एनर्जी भरी। जैसे छोड़ोगे स्प्रिंग वापस आ जाएगा, फिर वाइब्रेट करेगा, वो अलग चीज है। लेकिन आपने कोई ना कोई इसके अंदर एनर्जी, आपने वर्क किया इस पे और इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस स्प्रिंग को दबा के छोड़ता तो स्प्रिंग फिर भाग जाता, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, कोई ना कोई क्या स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। या फिर जब सिस्टम को बनाते हो तो जो सिस्टम को बनाने में एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आज आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। आपके पास m मास का एक ब्लॉक है, कितने मास का ब्लॉक है, m मास का। उसको आपने h हाइट तक ऊपर ले गए, कितने हाइट तक ऊपर ले गए, h हाइट तक। h हाइट तक ऊपर ले गए तो यहां पे आपने m मास को वहां जाके रखा, कितनी हाइट पे रखा, h हाइट। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज व्हाट, इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ओके, आपने यहां से यहां तक ले गए तो आपको कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ा, बोला यस। कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, सोचो आपने इसको उठाया होगा ऊपर, यहां तक ले गए। अच्छा, तो नीचे की तरफ ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा, यानी कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अरे 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 अरे, इस मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर उठा के ले जा रहा हूं तो मेरे हाथ का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, बोला यस। मैंने इस एक फोर्स F से ऊपर ले गया तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में लगेगा, नहीं लगेगा, बोला यस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा तुम्हारा -mgh। ऐसा क्यों बोला सर,
क्योंकि नीचे लग रहा है mg और मैं ले जा रहा हूं ऊपर, मैं ले जा रहा हूं किधर, ऊपर, तो नीचे लगा mg, मैं ले गया ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया माइनस mg। पर मेरे को अगर वर्क डन बाय फोर्स निकालना है तो जितना ग्रेविटी ने वर्क डन किया उतना ही मैंने वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय फोर्स, अगर ये काम धीरे धीरे हो रहा है, ये प्रोसीजर है वो स्लोली हो रहा है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही, दिस प्रोसीजर स्लोली यानी कि स्लोली का स्क्वायर, स्लोली है ना, तो वर्क डन बाय एफ कितना हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा प्लस mgh, यस और नो, क्योंकि f और mg बराबर है, मैं ऊपर ले जा रहा हूं, इस मार्कर का जितना mg है उसको उठा के मैंने ऊपर ले गया, यहां लेके आ गया, यस और नो, तो वर्क डन बाय f कितना हो जाएगा mgh। तो ये वर्क डन एक तरीके से एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, यानी कि इतनी एनर्जी इस मार्कर में स्टोर हो गई, आप ज्यादा हाइट तक ले जाओगे ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, छोड़ोगे तो ज्यादा स्पीड से टकराएगा, कहने का मतलब कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, कोई ना कोई क्या स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है, यानी कि इसकी h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की जाएगी, तो ये इसको बोलते हैं अपन रेफरेंस लाइन, ग्राउंड पे जो सरफेस होती है, ये ग्राउंड है ऐसे समझो, तो ग्राउंड पे एक रेफरेंस लाइन मानते हैं और यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, कंसीडर करते हैं कि लेट्स से इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, कितनी हो जाएगी mgh। क्या समझ में आया, नहीं आया तो मस्त रहो, फिर मैं समझाता हूँ कि जितना आपने वर्क डन किया वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, इसलिए इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। ये u इनिशियल जीरो आपके मन से लिया है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक कितनी हुई, वो हुई mgh, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां से एक और आइडिया लगा कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली माइनस mgh है, अगर मैं इससे कुछ रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स इक्वल टू माइनस डेल u बाय डेल x। सर डेल x की बजाय ये मैं कितना ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी हुई क्या, यहां जीरो थी या mgh थी, तो पोटेंशियल एनर्जी हुई, डिफरेंस कितना हुआ mgh बाय h, हाइट कितनी mgh। एक काम करो, तुम्हें याद नहीं रहता टेंशन मत लो, इसको आप ऐसे लिख लो du बाय dx, d बाय dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला याद रखो, F इक्वल टू माइनस du बाय dx। फिर से लिखवा रहा हूं, आपको पोटेंशियल एनर्जी शायद समझ में आ गई होगी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जितना वर्क डन किया वो वर्क डन एनर्जी में स्टोर होगा, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्स और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, फोर्स और एनर्जी में रिलेशन होता है du बाय dx, u इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल वाला, देखो mg के इक्वल आ जाएगा, u कितना है mgh, यहाँ क्या रख देना h, तो mg h बाय h कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एक चीज दिमाग में रखना, यहां से एक चीज दिमाग में रखना कि F इक्वल टू माइनस du बाय dx, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला से जेई और नीट में क्वेश्चन बनते हैं, और ये फॉर्मूला ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक और लाइन बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, कभी भी फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आगे चार्ज वार्ज के बारे में पढ़ोगे 12th क्लास में, चार्ज के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन की जाती है। गुड 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 सर, तो ये लाइन समझ में आनी चाहिए। फॉर्मूला कॉपी के ऊपर लिख लो, ये फॉर्मूला कहां लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो।
तो पोटेंशियल एनर्जी आपको रफ आइडिया रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ग्रेविटी। अब आगे बढ़ते पोटेंशियल एनर्जी आपको कुछ कुछ समझ में आए, पोटेंशियल एनर्जी कुछ कुछ समझ में आए। कुछ और पॉइंट लिखवाता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब स्प्रिंग के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। ओके सर, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाऊंगा। m इक्वल टू 2 kg, आपको दे रखा है m इक्वल टू 2 kg। यहां से 10 मीटर हाइट पे, कितनी मीटर हाइट पे? 10 मीटर हाइट पे m मास का ब्लॉक ले जाना है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, राइट? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है भाई? राइट पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? राइट पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाई। अब देखो मेरा सवाल समझो कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, कि आपको रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड पे लेना है, और ग्राउंड पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी कितने लिख लेना? 0। यू इनिशियल कितना लिख लेना? 0। दिस इज इनिशियल क्या? ग्राउंड, इस पॉइंट पे, जमीन पे। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, कैसा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट पे 0 लिया, क्या रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का दिस इज द फाइनल पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर हाइट पे कितनी होगी? बच्चों ने बोला सर कैसे करें? मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है? बच्चे ने बोला सर फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स या डी एक्स। मैंने बोला ओके, तो यहां से डी यू बराबर क्या आ जाएगा? सर माइनस डी यू, माइनस डी एक्स को इधर भेज दो, फोर्स इंटू डी एक्स। यस और नो? बच्चे ने बोला यस। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं? इंटीग्रेशन, फोर्स इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डी एक्स, और दिस इज व्हाट? डी यू, दिस इज व्हाट? डी यू। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। F को अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ले लूं, क्योंकि मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आना चाहिए, तो नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट dx। नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो माइनस mg इंटू dx, इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ du, माइनस माइनस कट हो गया। mg कांस्टेंट है, m और g, m कितना दे रखा है 2 और g कितना दे ले लेना 10, तो 20 बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इधर क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ du। u इनिशियल से u फाइनल, u इनिशियल यहां ले लो, u इनिशियल, और यहां ले लो u फाइनल, अपर लिमिट। इनिशियली x कितना था? ऐसा समझो 0, फाइनली कितना हो गया? 10। क्या समझ आया नहीं आया? dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? मैं सॉल्व इधर कर रहा हूं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू 20, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 20 इंटू x, और लिमिट लग जाएगी 0 से 10। सबको विजिबल है? पहले मेरे को देखने दो, सबको विजिबल? नो 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 नो, वो फंस गया। रुको रुको, आ जाओ इधर, आ जाओ, इस साइड कर देता हूं, इस साइड कर देता हूं। यहां से du इक्वल टू 20 dx वाले से, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू 20, और dx का इंटीग्रेशन x 0 से 10। पहले अपर लिमिट रखोगे 10, तो 10 माइनस 0 10 रहेगा, तो दिस इज द 200, दिस इज व्हाट? 200। तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 कंसीडर कर दी है, तो चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे 200 जूल आएगी। कितना जूल आएगी? 200 जूल, J फॉर जूल, 200 जूल। कितना आएगी? 200 जूल। कहने का मतलब mgh कितनी आएगी? mgh। गुड, समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस। u फाइनल कितनी आ गई? mgh। u इनिशियल को 0 ले लो, तो u फाइनल इक्वल टू कितना आ गया? 200 जूल। आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। फोर्स इक्वल टू माइनस du बाई dx,
तो du बराबर एफ डी एक्स। अरे ये तो वर्क डन होता है, दिस इज व्हाट वर्क डन, दिस इज व्हाट वर्क डन। अरे 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 सर एक और रिलेशन निकाल रहा हूं कि f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस डी यू इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ डी एक्स इज व्हाट वर्क डन। क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस इज द वर्क डन WD। कौन सा? वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन कॉपी के ऊपर फिर से लिख लो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर से लिख लो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, WD का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस टाइम ऑफ चेंज इन, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये, और कॉपी के ऊपर लिख लो वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ओके 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 ओके, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते कुछ और चीजें करते हैं, आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी लिखाना सिखा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी लिखाना सिखा रहा हूं। दिस इज ग्राउंड, ठीक है। यहां से m, वही m इक्वल टू 2 kg, m इक्वल टू कितना? 2 kg। इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाऊं, केस फर्स्ट, कितना मीटर? 10 मीटर। h1 इक्वल टू 20 मीटर ले लेता हूं। कितना मीटर ले लेता हूं? 20 मीटर। और दूसरे केस में इसको जमीन के अंदर ले जाऊं, केस सेकेंड, h2 इक्वल टू 30 मीटर, जमीन के अंदर ले गया। एक बार मैं जमीन के ऊपर ले गया, एक बार मैं जमीन के अंदर ले गया। मेरे को दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, मतलब दोनों केस में, पहला केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एंड सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले सर रेफरेंस मानो, रेफरेंस सर मैं ग्राउंड पे मान लेता हूं। यहां पे सर यू इनिशियल 0, रेफरेंस क्या है? 0। रेफरेंस मान लो, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। ओके, अच्छा इस पॉइंट क्या हुआ? ऊपर जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, याद रखो ऊपर जाओ तो प्लस mgh। तो u1 कितना हो जाएगा? प्लस mgh। u2 क्या हो जाएगा? माइनस mgh। ऊपर जाते हो तो प्लस h, नीचे आते हो तो माइनस h। 0 से ऊपर जाओगे तो प्लस mgh, 0 से नीचे आओगे तो माइनस mgh। 0 से ऊपर जाओगे तो प्लस mgh, 0 से नीचे आओगे तो माइनस mgh। तो m कितना 2, g कितना 10, h कितना 20, ये कितना आंसर आ गया? 2 to 4, 400। कितना 100? 400 जूल। अगले केस में क्या आ जाएगा? माइनस टाइम ऑफ m कितना 2, g कितना 10, h कितना नीचे कितना है? 30 मीटर, ये आ गया माइनस 600 जूल। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? देख लो माइनस 600 जूल, क्या सबको समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पर पॉजिटिव, नीचे आने पर नेगेटिव। क्या समझ में आया नहीं आया? मतलब नीचे आने पर डिक्रीज करती है। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, रेफरेंस पॉइंट से नीचे आओ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। क्या मेरी बातें समझ में आई हैं? यहां और यहां का डिफरेंस देखो, यहां और यहां का डिफरेंस, इधर 400 जूल है और इधर माइनस 600 जूल है। डिफरेंस क्या होता है? दिस माइनस दिस, तो ये 1000 जूल का डिफरेंस है। डेल्टा यू 1000 जूल का डिफरेंस है। कितने जूल का डिफरेंस? 1000 जूल का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कभी भी इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। फिर से बोलो कि ये डिफरेंस 1000 जूल ही रहेगा, ये कभी भी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। फिर से लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। बोला ये लाइन लिखवाई तो सही है, मेरे को तो समझा, मैंने बोला देख ये लाइन में समझाता हूं।
मान लो आपने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे नहीं लिया होता, जनरली ग्राउंड पे रेफरेंस पॉइंट लिया जाता। कोई बच्चा मेरे पास आ गया, सर मैं रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड पे नहीं लूंगा, मैं तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लूंगा, यहाँ मैं तो सर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूंगा, यहां ले लिया मैंने रेफरेंस पॉइंट, मैंने बोला ओके। अब अगर यहां रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इफ रेफरेंस पॉइंट एट height h equal to 10 meter, reference point is considered or taken at height h equal to 10 meter। रेफरेंस पॉइंट ले लिया मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या, 0। ओके, यहां से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, यहां से नीचे आओगे तो नेगेटिव। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 ले लिया मतलब U1 तो 0 हो गया। U1 कितना हो गया, 0 जूल। अगर मैं यहां से नीचे आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। आपको इस पॉइंट पे आना है, सोचो दिस 20 मीटर एंड दिस 30 मीटर, आपको नीचे कितना आ रहा है, 50 मीटर आना है, तो U2 कितना लिखोगे, माइनस m कितना 2, g कितना 10, नीचे कितना आ रहा है 50, कितना आया 50 इंटू 100 और 10 माइनस 1000 जूल। सर ये क्या बात है, अभी भी U1 और U2 का डिफरेंस अभी भी 1000 आएगा, 0 माइनस 1000, अभी भी डिफरेंस 1000 आया। तो एक लाइन लिख लो, अच्छी लाइन लिखो कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। लिख लो ये लाइन, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। The difference of potential energy, लिख लो, the difference of potential energy is independent of reference point, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। ये लाइन लिख लो फटाफट सारे बच्चे ये लाइन लिख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ है किसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, स्प्रिंग की। आज की क्लास में यहीं तक बात है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो प्लस mgh, नीचे आओगे तो माइनस mgh। और क्या क्या पढ़ लिया, कुछ लाइनें याद रखो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब डेल्टा के ई। एक फॉर्मूला ये याद रखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। अगला क्या आपको मेन याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली 1/2 mv²। कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसकी यूनिट भी जूल, इसकी यूनिट भी क्या, जूल। अगली चीज याद रखो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। यहां वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑल फोर्सेस नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कैसे फोर्सेस के लिए डिफाइन होती, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या ये लाइन याद रखोगे, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या समझ में आया नहीं आया, बोला यस। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगला फोर्स इक्वल टू माइनस du/dx, फोर्स इक्वल टू माइनस du/dx। क्या ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी, फोर्स इक्वल टू माइनस du/dx। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये और पहला फॉर्मूला था वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। फोर्स कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, f इंटू डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, इंटीग्रेशन कर लेना। तो ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन,
क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये चीजें दिमाग में रखना। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जी? स्टोर्ड एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको एक हद तक समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे अपन सवाल करते हैं। आपका होमवर्क क्या था? 6.1 से लगाकर 6.5 तक। आ जाओ होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क डिस्कशन, होमवर्क डिस्कशन 6.1 पहला क्वेश्चन। आ जाओ, तब तक मैं सेट कर लेता हूं 6 पॉइंट। देखो फटाक से 6.1 पे आ जाओ। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ और डी दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। आपको एफ दे रखा है, फोर्स इक्वल टू कितना दे रखा है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, यही दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। गुड। फाइंड एंगल बिटवीन, अगर दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो बस ये चीज कर दो, एफ डॉट डी। पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 3 और 5 का होगा 15, इसका होगा, इसका और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, लेकिन आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए 15 इंटू 1 15, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 15 कितना 30 और 40 और 46, दिस इज 46। अगला चीज, ये मैं चीज करवा चुका हूं तुम्हें। अगला क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, एफ का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, और यहां से निकाल दो डी का मैग्नीट्यूड। कभी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो जो आई के साथ हो उसका स्क्वायर, जे के साथ स्क्वायर, के के स्क्वायर साथ उसका रूट कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये रूट 50 आएगा। ये 25 और ये दोनों मिला के 25, 25 25 50, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी सेम आ जाएगा रूट 50, क्योंकि यहां भी 3 4 5 है। क्या समझ में आया नहीं है? बोला आ गया। ये 46 आ गया, ये रूट 50 आ गया। आपको एक चीज याद रखना है कि अगर दो फोर्सेस दे रखे हो या दो वेक्टर दे रखे हो, फोर्स भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो उनका क्या होता है? एफ डॉट डी इक्वल टू मोड ऑफ एफ मोड ऑफ डी कॉस थीटा। यहां से आपको एंगल मिल जाएगा। तो कॉस थीटा कैसे निकाल दोगे? एफ डॉट डी डिवाइड बाय मोड ऑफ एफ मोड ऑफ डी। मोड एफ डॉट डी कितना है? 46, और वो कितना है? रूट 50 इंटू रूट 50। यस और नो? और इसको मैंने बोला था कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऊपर बन जाएगा 92 डिवाइड बाय 100, 92 डिवाइड बाय 100। तो यहां से cos थीटा आ जाएगा 0.92, cos थीटा आ जाएगा 0.92। 100 से डिवाइड करना इजी रहता है, इसलिए मैं 2 से जैसे 5 को देखो कहीं ना कहीं डिवीजन वाला हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 0.92। यहां तक लिख लो, मैं मार्क्स दे दूंगा, बस इतना लिख लो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थीटा मिल गया, एंगल बिटवीन एफ एंड डी। अब क्या पूछा है? अब क्या पूछा है इन्होंने? फटाफट फटाफट बताओ, अब क्या पूछा है? प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। जब कभी प्रोजेक्शन पूछे, एफ का डी पे प्रोजेक्शन, मैं पहले सिखा चुका हूं तुम्हें। अगर कोई वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, कभी पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इस बी का ए पे प्रोजेक्शन, देखो ये बी है तो ये वाला बी cos थीटा होगा, बोला यही तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कहलाता है। मैं लाइन बोल रहा हूं, बी cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आपको सिर्फ एफ cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है? एफ cos थीटा। तो इजी हो जाएगा, बी cos थीटा निकालना है। बच्चे ने बोला यस सर, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा। और अगर पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बस ये चीज कैलकुलेट कर लो, तो मोड ए को डिवाइड में भेज दो, यहां से क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इस पूरे को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आपको पूछा प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, तो यहां सिर्फ एफ रखना, डी यहां नीचे भेज देना, बस
फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, ये फॉर्मूला याद रखो। गुड गुड, आगे बढ़ो। 6.2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 6.2, आ जाओ फटाफट 6.2 पे। It is well known that raindrop fall under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop, but is otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 ग्राम। ड्रॉप का मास कितना है? 1 ग्राम। आगे बढ़ते जाओ। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, ऊपर बादल है 1 किलोमीटर हाइट पे, बारिश होने वाली होती ना, तो इतनी हाइट होती है बादल की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड को हिट करती है, एक पानी की ड्रॉप है, ये ग्राउंड को हिट करती है 1 किलोमीटर ऊपर है, मतलब 1000 मीटर, और ये हिट करती है, जब ये ड्रॉप हिट करती है कितनी स्पीड से हिट करती है? 50 मीटर पर सेकेंड से। ड्रॉप को किसी ने फेंका थोड़ा ही होगा, ड्रॉप बादल में से छुट्टी, मतलब फ्री फॉल हुआ होगा। जैसे ही बादल में से छुट्टी होगी तो इसको फ्री फॉल यानी कि U0 हुआ होगा, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही होगी। ओके, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? और इसका मास दे रखा है, ड्रॉप का मास कितना? 1 ग्राम। एम दे रखा है 1 ग्राम। अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलूं तो क्या 1/1000 किलोग्राम लिख सकता हूं? ग्राम को किलोग्राम में लिखना है, मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम। अरे 1000 है ना, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 किलोग्राम बन जाएगा। इतना मास दे रखा है। ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ए पार्ट कर रहा हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय WD, नीचे की तरफ लग रहा है mg, यस और नो, और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क डन मतलब फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो कुछ नहीं, बेसिकली mg इंटू h। mg कितना? m कितना? 10 की पावर -3, g ले लो 10, h कितना? 1000। 1000 मतलब 10 की पावर +3, 10 की पावर +3 एंड 10 की पावर -3 गया, वर्क डन सिंपली आ गया 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया? 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया? 10 जूल। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है इसने? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया? 10 जूल। ओके, 10 जूल आ गया। ओके गुड। अब पूछा है, अब क्या पूछा? व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स? ओके, अननोन रेजिस्टिव फोर्स, ये कौन सा रेजिस्टिव फोर्स है? सोचो, जब ड्रॉप नीचे आ रही होगी तो एयर इसका अपोज कर रही होगी। अरे यार, एटमॉस्फेयर इसका अपोज करती है, यस और नो। जैसे स्पीड ज्यादा होगी अपोज ज्यादा होगा, यानी कि कोई ना कोई ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, Fr, नीचे की तरफ लगा होगा ग्रेविटेशनल, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा रेजिस्टिव फोर्स। बच्चों ने बोला ओके। मैंने बोला एक ब्रह्मास्त्र, आपके तर्कस में एक ब्रह्मास्त्र डाला है मैंने। बोला कौन सा ब्रह्मास्त्र? ये वाला ब्रह्मास्त्र। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला यस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बोला यस सर। इनिशियली यू कितना? 0, स्पीड 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। वी कितना? 50 दे रखा है। मास कितना? 10 की पावर -3, तो मास है 10 की पावर -3 इंटू वी स्क्वायर कितना? 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50, 50 इंटू 50। गुड, यहां तक आ गए। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स वर्क डन कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रेजिस्टिव फोर्स। तो मैं इसको Fr लिख लूं। अब आपको चाहिए क्या? वर्क डन बाय Fr। तो वर्क डन बाय Fr रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू दिस थिंग माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन। ये कितना हो जाता है चेक करो। 10 की पावर ये 5 और ये 0, ये कैंसल आउट हो गए, कितना हो जाएगा? ये 2 0 से कट गए, एक 0 बच गया, ये 10 की पावर -1 बच गया। अरे एक 0 यानी कि 10 की पावर +2 10 की पावर -3 से कटेगा तो 10 की पावर -1 बचेगा। अब 10 की पावर -1 और इधर 5 और 5 25,
और नीचे कितना हो गया 20, 25/20। यूं काम करो ना, 25/20 को 25/2 12.5 यानी 1.25 जूल आएगा। ये वाली चीज कितनी आएगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, 1.25 जूल। तो इक्वल टू 1.25 माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो 10 है तो -10। सोचो इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 8.75 जूल, 8.75 जूल, वो भी माइनस का। ओ हो, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ऊपर लगने वाला, और ऑब्वियसली नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है और फोर्स ऊपर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो 6.2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देख लो, बहुत आसान है। चलो 6.3 की तरफ चलते। एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। 6.345 नेक्स्ट क्लास, 6.345 नेक्स्ट क्लास। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।